जय जोहार, जय हिंद। जुलाई के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है झारखंड के हजारीबाग में 3200 वर्ष पुराना प्राचीन बस्ती की खोज हुई है। जैसे कि हमको पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग मोर एक्सकेवेशन करते जा रहे हैं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलग अलग जगह पे बहुत सारे जगह खोज के निकाल रहे हैं। तो ये अभी हमको हजारीबाग जो कि झारखंड में है, एक प्राचीन बस्ती वहाँ पे मिली है। कौन से नदी के सामने मिली है तो आपको याद रखना है, मोहाने नदी बेसिन में मिला हुआ है और यहाँ पे भी मानव निवास करते थे, ये हमें पता चल रहा है। उसके अलावा ये हमको कैसे पता चला कि ये 3200 साल प्राचीन है, तो अलग अलग तकनीकी से अभी जो ग्राउंड पेट्रोलिंग रेडार तकनीकी का यूज़ किए और उससे हमें ये पता चला। और जैसे कि हमको पता है यहाँ पे हमको क्या मिला, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। ठीक है, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर, जो हमको पता चलता है कि ये जो जब नगरीय व्यवस्था स्टार्ट हो रहा था उतना टाइम हमें ये मिलता है। तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 3200 वर्ष किलोमीटर 200 वर्ष पूर्व, मतलब अगर 2026 को माइनस किया जाए तो लगभग लगभग आपको मिलेगा 600 हाँ 600 BC, मतलब ये मौर्य काल के आसपास के पूरा आपको। इसी कारण आपको बुद्ध के तस्वीरें यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे बुद्ध, तारा, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, बौद्ध और हिंदू मूर्तियाँ यहाँ पे मिली हुई हैं। और ये जो एक्सकेवेशन का कार्य कौन सा किसने किया है, IIT जो ISM धनबाद है उन्होंने किया था। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करेंट अफेयर में बोल सकते हैं ये है, अगर इंडियन पॉलिटिक्स को देखा जाए तो अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात जो चलती रहती है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक चेंज। तो जनसांख्यिकीय जो परिवर्तन हो रहे हैं तो उसको अध्ययन करने के लिए जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसके लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। कौन, हमारे अमित शाह जी। क्योंकि जो यहाँ पे बहुत जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है कि जो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग यहाँ पे घुसपैठिया के रूप में आ रहे हैं तो उसको चिन्हांकित करने के लिए और उसके कारण कौन कौन से परिवर्तन होते हैं हम लोग के डेमोग्राफी में, उसके लिए इस तरह के लिए समिति बनाया गया है। तो इसके जो अध्यक्षता कौन करेंगे ये आपको याद रखना है। वो कौन करेंगे, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर जी करेंगे। इसमें ये जो समिति है जो गृह विभाग की तरफ से होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिटीजनशिप जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है केंद्र सरकार के अंदर आता है, और जो आंतरिक सुरक्षा और नागरिक के जो संबंध है वो विभाग कौन सा है, गृह विभाग है। और अभी हम लोग को दो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हो रहा है 2026 में, एक है कॉन्स्टिट्यूएंसी का हम लोग का फिर से सीमांकन कर रहे हैं, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है जनगणना, जो आप सबको पता है जो चल रहा है। तो इस टाइम में ये नागरिक का अच्छा डाटा हमको रखना ज़रूरी है। और इसके लिए तो जनगणना के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारत में जो जनगणना हुई थी, आपको एग्जाम के लिए याद करके रखना है, वो है 1872 में हुई थी। लेकिन उसके बाद जो रेगुलर जो इंटरवल में हम लोग का जो जनगणना हुआ है वो कब से आधिकारिक तौर पे 1881 स्टार्ट हुआ है। तो हर साल वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में भी हम लोग ने जनगणना की है ब्रिटिश काल में। लेकिन अभी कोविड काल के कारण हम लोग ने जनगणना नहीं कर पाया था, जो कि अभी हो रहा है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है, एक है AI संचालित चिराग केंद्र बनाया है। कौन, भारतीय रेलवे में हैदराबाद में भारतीय रेलवे ने AI संचालित चिराग केंद्र है। ये चिराग केंद्र क्या है कि अगर चिराग का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये है सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एनालिसिस इन गवर्नेंस। तो एक तरह से हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है रेलवे का रिफॉर्म करना। रेलवे का रिफॉर्म करने के लिए हम लोग अलग अलग स्तर पे कर रहे हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। और एक जो इम्पोर्टेंट है
कि दुनिया का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करने का एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवे। तो उसके जो ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, उसके लिए ही ये चिराग सिस्टम का इजाद किया गया है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको एआई के थ्रू से, ठीक है ना, एआई जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, डाटा एनालिटिक्स और डिजिटल गवर्नेंस का यूज़ करके एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। और इंडियन रेलवे में जो रेलवे के जितने परीक्षाएं होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अलग अलग जोन होता है और उसके मुख्यालय कहाँ होते हैं। तो जो हैदराबाद, वहाँ पे एक सिकंदराबाद है जो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है, आपको याद रखना है। अगला जो इन्फॉर्मेशन है वो है ऑल इंडिया। ऑयल इंडिया ने राजस्थान के डंडेवाला क्षेत्र में एक नए गैस भंडार की खोज की है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है एनर्जी सिक्योरिटी भारत के लिए। जब से ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, ठीक है ना, ईरान और इजराइल का युद्ध स्टार्ट हुआ है, तब से एनर्जी क्राइसिस बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और एनर्जी सिक्योरिटी सबके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। एक अच्छी बात है कि जो डंडेवाला है, जो क्षेत्र है जो जैसलमेर ज़िले में आता है राजस्थान के, वहाँ पे क्या है, गैस भंडार की खोज हुई है। एक अच्छी बात है हमारे लिए। और लगभग इस कुएं से प्रतिदिन हम लोग को 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की गैस का औसत प्रवाह दर्ज किया गया है। तो इतना हम लोग फ्लो निकाल सकते हैं। तो हमें याद रखना है कई बार कि स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर जो है, इससे हम लोग मापते हैं कि गैस कितना निकल रहा है। और जो कितना अनुमान के हिसाब से अगर मौजूदा वहाँ पे गैस संसाधन है तो 75 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर के आसपास गैस संसाधन वहाँ पे है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है पीएम अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो पीएम अजय जो पोर्टल है, ठीक है, ये कौन से विभाग के द्वारा और कौन से समुदाय के लिए ये योजना है। तो आपको बता दें कि जो सामान्य न्याय, ठीक है, और अधिकारिता मंत्रालय जो अनुसूचित जाति के लिए एक योजना लेके आए थे, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ठीक है ना, ताकि जो एससी वर्ग के लोगों का कैसे करके उत्थान किया जाए, कैसे करके विकास किया जाए, कैसे स्किल डेवलपमेंट किया जाए। तो उसके लिए एक सिंगल पॉइंट पोर्टल सिस्टम बनाया है, जिसको पीएम अजय पोर्टल या फिर उसके लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। तो इसके ये क्या करेगा, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा कि एससी कम्युनिटी के लिए सरकार किस तरह से कार्य कर रहा है। आप भी इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और खोल सकते हैं। तो ये एक जो आर्टिकल है, आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद जो 46 है, जो कि आपका डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आता है, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो शैक्षणिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने का प्रावधान है, जो कि स्टेट गुड इनिशिएटिव लेगा इसके लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला जो इम्पोर्टेंट जो करेंट अफेयर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है अदानी ग्रीन ने खांडवा में चीन से बाहर विश्व का सबसे बड़ी एकल स्थित BESS, ठीक है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, BNSS, ठीक है। तो ये सिस्टम को, ये परियोजना लागू किया गया, बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। जब ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एक बहुत इम्पोर्टेंट राइजिंग इंडस्ट्री बोल सकते हैं। और जैसे ही हम लोग को जितना भी एनर्जी बना रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी, तो ये एनर्जी क्या होते हैं कि बहुत सारे कंडीशन पे निर्भर करते हैं, स्पेशली सन एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो क्या होता है कि कई बार के ग्रिड में जब जितना एनर्जी चाहिए, क्या पता उतना टाइम ना मिले। फॉर एग्जांपल इवनिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा लोड रहता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ग्रिड से,
लेकिन आपको क्या है कि दोपहर के टाइम कम एनर्जी है, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाते हैं। तो इस टाइप का जो सबसे बड़ा जो योजना है चीन के बाद बाहर, वो अदानी ग्रीन ने खांडवा में बना रहे हैं। और खांडवा जगह कहाँ पे है आपको पता होगा, ये जो कच्छ एरिया में मिलेगा। खांडवा क्या है, गुजरात के कच्छ एरिया में मिलेगा। और कच्छ ज़िले में क्या है कि एक जो 30 गीगावाट का नवीनीकरण ऊर्जा पार्क बनाए हैं, तो उसका हिस्सा है। हम्म, अगर अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला जो न्यूज़ है, हाँ, वो है भारत का जो कुल प्रजनन दर, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो नीचे आ गया है, ठीक है, घट के 1.9 हो गया है। टोटल फर्टिलिटी रेशियो या कुल प्रजनन दर 1.9 हो गया है। कुल प्रजनन दर का मतलब क्या होता है कि एक माँ अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चे को पैदा करती हैं। तो क्या है कि जो आइडियल केस में जो रिप्लेसमेंट रेशियो होना चाहिए 2.1 होना चाहिए, लेकिन ये 1.9 हो गया है। तो इसमें बहुत सारे जो राज्य कह सकते हैं कि कुछ कुछ राज्य बूढ़े होते जा रहे हैं, कुछ कुछ नौजवान हैं, और टोटल फर्टिलिटी रेशियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बुढ़ापा बढ़ रहे हैं और प्रजनन दर नहीं है, जैसे कि इटली हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, पूरा यूरोप हो गया, वहाँ पे परेशानी होते जा रही है। लेकिन क्या है कि भारत में एक गुड भी है, एक अच्छी भी बात है कि 2.1 होता है तो हम लोग का क्या है कि पॉपुलेशन स्टेगनेंट हो जाएगा, ठीक है ना, जितना है अब इस टाइप के हो जाएंगे। लेकिन अगर कम हो रहा है तो एक समस्या की बात हो सकती है। साउथ के जो जो अगर आप देखें जाए तो जो साउथ के राज्य हैं उसमें 1.5 के आसपास चल रहा है, 1.8 के आसपास, तो कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी भी 3 के आसपास आपको कहाँ पे, बिहार में दिख रहा है। 3 के आसपास बिहार है, यूपी है, ठीक है, 2.7 है, ठीक। अगर ग्रामीण और शहरी को भी देखा जाए तो आपका जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में जो जो प्रजनन दर जो है वो 1.5 हो गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 2.1 है। तो ये आपको डेमोग्राफिक के बारे में बताता है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट में से एक पॉइंट और भी है जिसको आपको पता रहना चाहिए, जो भारत में कुल जनसंख्या का जो कार्यशील आयु है, जो कार्यशील आयु वर्ग है जिसको 15 से लेके 59 वर्ष तक के कहा जाता है, जो काम करने लायक काम करने वाले जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, उसकी हिस्सेदारी कितना है, लगभग 66.4 है। मतलब 2/3, अभी भी 2/3 हम लोग के जो पॉपुलेशन है वो अभी भी कार्य करने योग्य हैं। तो अगर स्किल का यूज़ किया जाए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमको अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है, विकास दे सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उसकी अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा तो लगभग 10% के आसपास पहुंच गया है जो 60 से ऊपर है। अगर दक्षिण के राज्य को देखा जाए तो जो वो लगभग 15% के आसपास भी हो गया है। तो जो टोटल जो रिप्लेसमेंट जो रेशियो है 2.1 को माना जाता है, लेकिन अभी भारत में थोड़ा सा कम होता हुआ दिखते जा रहा है। अगला जो इम्पोर्टेंट है न्यूज़ वो है अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 के तहत ट्रॉमा केयर को सुप्रीम कोर्ट ने जीवन का अधिकार का हिस्सा माना है। तो जो ट्रॉमा सेंटर होते हैं, तो कई बार क्या हो जाता है, बहुत जगह पे ट्रॉमा सेंटर होता है जो फर्स्ट एड के लिए बोल सकते हैं, और कुछ जैसे बहुत सारे हाईवे के वो में रहता है ट्रॉमा सेंटर, यानी कि वहाँ पे जाके आप तत्कालीन इमरजेंसी सर्विस कुछ मूलभूत वहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह से वो ट्रॉमा सेंटर में कोई भी जाके इलाज करा सकता है। तो इसको आर्टिकल 21 के तहत रखा गया है, जीने का अधिकार के तहत। और दूसरा क्या है कि ये इस आपको याद होगा कि अगर इमरजेंसी के लिए अलग अलग नंबर रहता था अलग अलग चीज़ के लिए, फिर पूरे भारत में एक कॉमन नंबर लेके आया गया जिसको क्या बोलते हैं 112। तो 112 क्या है कि हर एक एकीकृत
जो राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर है ये आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला न्यूज़ है, हाँ, हिमाचल प्रदेश में चेनाब और ब्यास नदी को जोड़ने की योजना को मंजूरी दी गई है। तो अगर देखा जाए तो ये सिंधु नदी के पार्ट आते हैं। आपको जब सिंधु नदी हम लोग पढ़ते हैं तो हमको चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास मिलते हैं। तो चेनाब और ब्यास को जोड़ने की बात की जा रही है। तो अगर आपको पता होगा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो जब इसको कैसे करके कौन कौन सा सहायक नदी पे किसका अधिकार होगा, तो 1960 के दशक में एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी भारत और पाकिस्तान के। तो उसमें से इंडस, सिंधु नदी, चेनाब और झेलम का जो पानी में ज़्यादा अधिकार पाकिस्तान को मिल गया था। लेकिन जैसे कि हमको पता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम लोग ने इस ट्रीटी को के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो हमारे क्षेत्र से अगर कोई पानी जा रहा है तो उसका हम लोग भरपूर यूज़ करेंगे। तो इसीलिए चेनाब को ब्यास के साथ जोड़ने की परियोजना मंजूर कर लिया गया है। ठीक है, क्योंकि जानते हो कि ब्लड और वाटर एक साथ नहीं बह सकते। ठीक है ना, पाकिस्तान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अपना टेररिज्म जो सपोर्ट करते हैं उसमें अपनी नीति को बदलने की ज़रूरत है। तो अगला जो है, भारत में 100 रामसर साइट हो गए हैं। ठीक है, 100 रामसर साइट हो गए हैं, ये आंकड़ा छू गया है। तो कौन सा बना है 100वां? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। तो रामसर साइट क्या होता है? तो ये क्या है कि जो आर्द्र भूमि है उसको संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन है, जो वेटलैंड है उसको संरक्षण के लिए ये साइट को चुना जाता है, घोषित किया जाता है। ठीक है, तो 100वां नंबर पे बना है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। नाम से ही जेपी आंदोलन स्टार्ट हुआ था यूपी बिहार से। तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बलिया जिला। ठीक है ना, आप पंचायत अगर मूवी देखे होंगे ये टीवी सीरीज तो आपको ये बलिया जिला आपको दिखेगा, वहाँ के फुलेरा गांव की कहानी होती है। ठीक है, तो रामसर जो है कहाँ पे हुआ था? ये आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो कन्वेंशन बना था वो रामसर जो है ईरान में। रामसर कहाँ पे है? ईरान में है, एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, लगभग भारत में कुल 100 रामसर साइट हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी अपना पहला जो रामसर साइट हमको मिला है जो कि बिलासपुर में है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है जिसको आपको पता रहना चाहिए है E85। जैसे कि हम लोग E20 ईंधन का यूज़ कर रहे थे, अब हम लोग E85 ईंधन भी शुरू कर दिए हैं, हरित ऊर्जा। बेसिकली फिर से वही एनर्जी क्राइसिस हो गया है सप्लाई चेन के कारण। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम लोग पेट्रोलियम और गैस के लिए लगभग हम लोग का 80 to 90% जो है हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग उसमें इथेनॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है, इथेनॉल जनरली हम लोग क्या है कि बहुत सारे फॉसिल फ्यूल क्या बोलते हैं, बहुत सारे गन्ने से बनाते हैं, मोसेस से बनाते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या कर सकते हैं हम लोग, बाहर से जो ऑयल है वो कम हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया है और अब E20 के जगह E85 जिसमें 85% इथेनॉल होगा और 15% पेट्रोल होगा, उसका शुभारंभ किया है। किसने किया है? केंद्रीय पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री नितिन गडकरी। नहीं, यहाँ पे नहीं है, नितिन गडकरी का नाम भले ही E20 में आता है लेकिन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का जो मंत्री है हरदीप सिंह पुरी है। ठीक है, उन्होंने किया है और ये पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जगह पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, और कहा जा रहा है कि जैसे E20 में हम लोग ने पैसा बचत कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, वैसे बोल रहा है E35 यूज़ करने से हमारा क्या हो जाएगा, 20 रुपये प्रति लीटर बचेगा। और कुछ कंट्री है जहाँ पे 100% भी इथेनॉल का ब्लेंडिंग होता है, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, इसमें बहुत आगे है।
हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ डायरेक्टली एम्प्लॉय भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ जगह पे हम लोग को इंजन में कुछ उसका डिसएडवांटेज बोल सकते हो और इस या इफ़ेक्ट देखने को मिला है। जम्मू में भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और वहाँ पे बहुत सारे जो प्राकृतिक आपदाएं के लिए पूर्वानुमान हो सकता है, भूस्खलन होता है और फ्लड आते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा पहले से प्रिडिक्शन हम लोग कर सकते हैं अच्छे जगह पर वहाँ पे। अभी देखे थे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 6वां है, ठीक है, उसके से हम लोग को पता चला कि प्रजनन दर हम लोग का कम होते जा रहा है, लेकिन सबसे कम हम लोग को जो दिख रहा है वो है अंडमान एंड निकोबार समूह में, ठीक है। वहाँ पे 0.9 तक भी पहुँच गया है जो प्रजनन दर, बहुत कम है, ठीक है। तो उसके कारण क्या है कि वहाँ पे पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगला हम लोग देखते हैं वो है FRBM एक्ट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी भी चल रहा है, उसका बिल अभी लेके आए हैं, जिसमें क्या है कि जो फॉरेन का जो कंट्रीब्यूशन करते हैं ये आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम है अनुसूचित किया गया है। तो ये क्या है, गृह मंत्री ने ये बिल लेके आया है और उसको निगरानी के लिए वीज़ा का पंजीयन कैसे करेंगे उसके लिए है यहाँ पे, ठीक है। अगला जो है, लद्दाख को मिलेगा भारत का पहला बॉर्डर विलेज। एक मॉडल बॉर्डर विलेज का कल्पना लेके आए हैं भारत सरकार ने, और BRO एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कार्य वहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य करता है। तो लद्दाख में पहला मॉडल विलेज बनेगा। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि चाइना और भारत के बीच अभी पूर्णतः एक रेखांकित रेखा नहीं है सीमा का, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि चाइना ने अपने जो एरिया है वहाँ पे जो विलेज है उसको इतना मॉडर्नाइज कर दिया है कि बहुत लोग लुभावना भी के जैसे भी लग रहा है बहुत सारे जगह में। तो हम लोग को वहाँ से एरिया से हमारे जो लोग हैं विलेज खाली करके पलायन कर रहे थे, तो उसको वहाँ पे ही डेवलपमेंट करने के लिए मॉडल बॉर्डर विलेज की कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं लद्दाख वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंदर। तो ये एक तरह से योजना बनाए हैं और ताकि मॉडल विलेज को डेवलप कर सकें। हालांकि हम बहुत चाइना के सोच के हिसाब से पीछे हैं, बट हमको तो करना ही पड़ेगा अपने क्षेत्रों को संरक्षण करने के लिए। वहाँ पे लोग रहेंगे तो हमको पता चलेगा, सूचना भी देते रहेंगे कि कौन सा जगह को चाइना इनक्रोच तो नहीं कर रहा है। अगर जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, उसके बाद क्या हो गया कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बन गया, तो लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी है अभी। लंबे समय के बाद कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा, ठीक है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये किस लिए है इम्पोर्टेंट था, न्यूज़ में रहता है, क्योंकि यहाँ पे चीता को रीइंट्रोड्यूस किए थे, चीता को रीइंट्रोडक्शन का प्रोग्राम यहाँ पे किए थे। तो यहाँ पे दुर्लभ जो कैराकल है वो देखने के लिए मिला है। एक तरह से जंगली बिल्ली होती है। तो अगर बिल्ली की बात किया जाए तो भारत बिग कैट अलाइंसेस भी बना रहा है, और उसमें अगर देखा जाए तो टाइगर का पॉपुलेशन हम लोग ने बहुत बढ़ाया है। और अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर वहाँ पे हैं। तो कई बार मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है, भारत का टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, टाइगर स्टेट भी बोला जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे पेंच है, ठीक है, बहुत सारे टाइगर रिजर्व एरिया है, ठीक। तो कूनो नेशनल पार्क आपको याद होगा किस लिए रीइंट्रोड्यूस किए थे चीता का। अगला जो इम्पोर्टेंट है, मेटा और रिलायंस मिलके भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर बना रहे हैं। अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो AI एक रिवॉल्यूशन है, डिसरप्शन किया जा रहा है अलग अलग एंगल पे, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उस डेटा को मशीन लर्निंग और AI के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, डाटा।
तो डाटा को कैसे संरक्षण करके रखना है, डाटा को कैसे प्रोसेसिंग करना है, तो उसके लिए डाटा सेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है। और रिलायंस ने स्ट्रेटेजिकली मेटा के साथ कोलैबोरेट करके पहला जो हाइपर स्केल डेटा सेंटर बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है? गुजरात पे। गुजरात पे जानते हैं कि गुजरात पे रिलायंस का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ पे? जामनगर है। तो जामनगर में हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। और वहाँ पे क्या है कि AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग के लिए पूरा करेंगे। और क्या है कि यहाँ पे रिलायंस का ये कहना है कि जामनगर में उनका नवीकरणीय ऊर्जा का उपलब्धता है, क्योंकि जब डेटा सेंटर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेता है, साथ ही साथ पानी भी बहुत ज़्यादा लेता है। तो वो विलवणीयकृत जो डिसैलिनिटाइजेशन जो वाटर है उसका यूज़ करेंगे। साथ ही साथ समुद्र के साथ कनेक्टिविटी है, जो फाइबर नेटवर्क है। तो इसके लिए वो स्ट्रेटेजिक जगह कहाँ पे? जामनगर पे चुना है। अगला हम लोग देखा है तो नल्ला मल्ला टाइगर रिजर्व में प्राचीन शिलालेखों का एक दस्तावेजीकरण हुआ है। तो नल्ला मल्ला जो हिल है आपको कहाँ पे मिलेगा? ये तेलंगाना, हैदराबाद, जो ईस्टर्न इंडिया में आपको मिलेगा। तो वहाँ पे दस्तावेज मिला है, ये प्राचीन शिलालेख मिला है। साथ ही साथ वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे जो शिलालेख में बहुत सारा चीज़ दर्ज किया गया है, जैसे सातवाहन चालुक्य, कल्याणी चालुक्य, काकतीय, विजयनगर काल के बारे में बताया गया है। वहाँ पे प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में मिला गया है। तो इसके लिए है। तो नल्ला मल्ला टाइगर रिजर्व कहाँ पे? आपको पता रहना चाहिए, ये बॉर्डर से आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। भारत ने अपने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसका टारगेट के लिए जो पवन ऊर्जा होती है, ठीक है ना, विंड एनर्जी है, ठीक है, उसका क्षमता निर्धारित किया है कि 2035 तक लगभग 150 गीगावाट पवन ऊर्जा का हम लोग निर्माण करेंगे। जैसे कि हम लोग ने कहा था 250 गीगावाट का हम लोग सौर ऊर्जा बनाएंगे, लगभग हमने हासिल कर लिया है ना। तो इसी तरह से हम लोग बोल रहे हैं कि एक जो विंड एनर्जी है उसमें भी हम लोग कार्य करेंगे। तो उसके लिए 155 गीगावाट का पवन ऊर्जा का क्षमता का लक्ष्य है। उसमें से 100 गीगावाट 2030 तक करने का बात किया गया है। अभी अगर देखा जाए तो लगभग अगर कहा जाए तो 56 गीगावाट से अधिक हो चुका है। और पवन ऊर्जा के बारे में बात किया जाए तो हम लोग दुनिया के चौथे सबसे बड़े पवन ऊर्जा के बाजार हैं। ठीक, अगला जो है करेंट अफेयर में है, भारत ने रावी, ब्यास और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरणों का कार्यकाल बढ़ाया है। तो वाटर ट्रिब्यूनल है, तो उसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। जैसे कि वाटर क्या है कि स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन क्या है कि वाटर को लेके डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे कावेरी वाटर डिस्प्यूट देखे हैं, ठीक है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। तो अलग अलग डिस्प्यूट बनाने के लिए उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है। तो ये जो ट्रिब्यूनल है इसको क्या किया गया है, उसका ट्रिब्यूनल का कार्यकाल बढ़ा गया है। जनरली होता क्या है कि ट्रिब्यूनल में तो एक्सपर्ट होते हैं, उन लोग को देते हैं, ठीक है, टेक्निकल एडवाइस के थ्रू विवाद को हल किया जाता है। रिसेंटली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ने भी महानदी के जो जल विवाद था उसके लिए भी एक साथ आके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 7वीं अनुसूची है जिसमें बताया जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, केंद्र का है कि स्टेट का। तो 7वीं अनुसूची के तहत जो पानी है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला जो है कि भूल जाने का अधिकार, ठीक है ना। जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किशोरों के भूल जाने का अधिकार को बरकरार रखा है। तो कई सारे जुवेनियल होते हैं, कुछ क्राइम कर देते हैं, तो क्या है कि उनके अब पासवर्ड वगैरह बनाया जाता है। तो उसके लिए क्या है कि पुराने को क्या बोलते हैं, उसको भूलने का अधिकार को संरक्षण किया गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट
करंट अफेयर है वो है प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो इलेक्शन के थ्रू बनाए गए हैं। अगर देखा जाए तो नेहरू जी का जो पहला का था इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे 1951 तक, उसके बाद 1951 से के बाद से इलेक्शन के बाद वो निर्वाचित होते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन है, नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल है। सबसे पहले 2014 में बने थे प्रधानमंत्री, फिर 2019 में, और ये अभी 2024 में, जो कि अभी 17वां विधानसभा चल रहा है, लोकसभा सेशन है, ठीक है, 17th लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर जी हैं। और ये हमें कैसे पता चलता है, जो प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो आपको ये आर्टिकल अनुच्छेद 75 पता रहना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये बताया गया है। और जो प्रधानमंत्री जो आवास में रहते हैं वो लोक कल्याण मार्ग में स्थित है। तो जो अगला एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो है सिकल सेल एनीमिया। तो हमने तय किया है कि जब 2047 जब विकसित भारत बनेंगे तो सिकल सेल एनीमिया से हम लोग मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। तो देखा जाता है बहुत सारे शेड्यूल कास्ट और जो फॉरेस्ट इलाके में बहुत सारे सिकल सेल्स के हमारे भाई बंधु हैं जो कि इस संक्रमित हैं, और ये एक तरह से जेनेटिक डिजीज़ होता है। तो उसको क्या है कि स्क्रीनिंग करने के लिए, उसको निदान करने के लिए, आनुवंशिक परामर्श केंद्र बनाने के लिए एक लक्ष्य लगाया गया है। और लगभग 7 करोड़ के आसपास लोगों का स्क्रीनिंग भी हो गया है। तो सिकल सेल एनीमिया को कंप्लीट करने के लिए हमने लक्ष्य रखा है 2047। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान में पहली बैरियर फ्री टोलिंग प्रणाली शुरू कर दी है। तो जो टोलिंग होता है, टोलिंग व्यवस्था में टोल होता है, तो उसमें क्या है कि रुकना नहीं है, आपको डायरेक्टली आपको अपना सफ़र करते रहेंगे, आपका जो फास्टैग से आपका कट जाएगा मनी, जो टोल पे देंगे। तो वो प्रणाली स्टार्ट किया गया है, ठीक है, NHAI ने, ठीक है, NH48 जो कि दिल्ली से जयपुर को जोड़ता है, उसमें सबसे पहले बार किया गया है। तो आपको याद रखना इसका तकनीक कौन सा है उसको आपको पता रहना चाहिए। उसको RFID बोलते हैं, ठीक है, उस तकनीक को क्या बोलते हैं, RFID आपको पता रहना चाहिए। RFID का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नंबर बोला जाता है, RFID, ठीक है ना। तो ये होता है RFID टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिसके थ्रू हम लोग फास्टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चल रहा है पूरे दुनिया में वो है उर्वरक, ठीक है ना। जैसे जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ है तो शॉर्टेज हमको नज़र आ रहा है फर्टिलाइज़र में भी। तो हम लोग ने सबसे पहली जो कोयला से अमोनिया नाइट्रेट बनाने की परियोजना का आधारशिला रखे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। कहाँ पे रखे हैं, ओडिशा के झारसुगुड़ा में रखे हैं। यहाँ से हम लोग कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगे। जैसे हम लोग को पता है कि जो नाइट्रेट की NPK की बहुत ज़्यादा समस्या है हमारे मृदा में, तो वो उर्वरक चाहिए फसल उगाने के लिए। तो इसके लिए क्या है कि कोयला से डायरेक्ट अमोनिया बनाने का कारखाना मोदी जी ने रखा है, ठीक। अगर देखा जाए तो भारत विश्व का दूसरा सबसे कोयला उत्पादक और उपभोक्ता देश है, ठीक है ना। अगर कोयला का प्रोडक्शन और कंजम्पशन में देखेंगे तो वो सेकंड नंबर पे है, लेकिन हमारे पास रिजर्व कितना है तो उस हिसाब से देखेंगे तो 5वां है, ठीक है, 5वां है। अब क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या है कि बाहर के जो देश है वहाँ के यूनिवर्सिटी भी भारत में यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। तो जो UGC है, यूनिवर्सिटी जो
ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, वो 5 अलग अलग विश्वविद्यालय का स्वीकृति दे दिया है। जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और न्यू साउथ वेल्स। तो ये यूनिवर्सिटी अब हमारे देश में आके अपना कैंपस शुरू कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग ने भी अपना जो कैंपस है आउटसाइड इंडिया भी हम लोग कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो IIM है, ठीक है, और IITs हैं, वो दुबई में खुलना शुरू हो गया है, ठीक है। इस तरीके से अगला जो है हल्दिया बंदरगाह में आव्रजन जांच चौकी घोषित किया गया है। तो क्या है कि जो इमिग्रेंट आते हैं तो उन लोग के लिए चौकी हल्दिया बंदरगाह में भी कर दिया गया। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है तो आपको पता रहना चाहिए। हल्दिया जो पोर्ट है वो आपका वेस्ट बंगाल में है। तो कोलकाता पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया था, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट जो है, जो गैर सरकारी संगठन के लिए जो FCRA के नियम में संशोधित किया गया है। तो केंद्र सरकार ने FCRA जो है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूटिंग रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो बहुत सारे NGO के थ्रू क्या है कि अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पे फंड लेके आते हैं। तो उसमें देखा गया है कि बहुत सारे जगह पे मिसयूज़ भी कर रहे हैं, या फिर सरकार को पता भी नहीं चल रहा है कि कौन सा फंड किस लिए यूज़ कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे मूवमेंट को जन्म देने के लिए भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इस टाइप से फंड होता है। तो उसके लिए निगरानी के लिए ये फंड एक नियम में चेंजेस लेके आया गया है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न ये भी है कि अगर जो भी NGO हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं उनको अपना पूरा अकाउंट ओपन रखना पड़ेगा। इवन सोशल मीडिया अकाउंट को भी उनको बताना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर 10 लाख से ऊपर अगर चंदा ले रहे हैं तो उसको 2 साल के अंदर उसको खपत भी करना पड़ेगा। तो इस टाइप से ये गृह विभाग एक देख रेख करता है। इंटरनल सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। फंड हमें पता रहना चाहिए कहाँ से आया है। अगला जो इम्पोर्टेंट है डिजिटलाइजेशन का, डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है। भूमि अभिलेखों का भी के लिए भू आधार बनाया गया है। तो जैसे आधार लोगों का है वैसे लैंड के लिए, ज़मीन के लिए क्या है कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है, जिसको हम लोग भू आधार के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एक देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा जो समस्या में से एक है लैंड रिफॉर्म का ना होना, और उसमें भी जो सबसे बड़ा जो पता चलता है कि लैंड किसके नाम पे है, कैसे है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें डिजिटल कर रहे हैं हम लोग को लैंड रिकॉर्ड को। तो ये हम लोग भू अभिलेख बनाया गया है, आधुनिकीकरण कर रहे हैं लैंड रिकॉर्ड का, ठीक। अगला जो इम्पोर्टेंट है कि देश का पहला निजी स्वर्ण खदान, देश का पहला निजी स्वर्ण खदान ने वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। तो आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित जोनागिरी स्वर्ण खदान का वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है कि प्राइवेट सेक्टर का माइनिंग कर रहे हैं और राज्य को क्या मिलेगा, राज्य को मिलेगा रेवेन्यू मिलेगा, राज्य को उसका क्या मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगी। 4% की उम्मीद है आंध्र प्रदेश को। अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन है तो आपको पता रहना चाहिए। आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है N चंद्रबाबू नायडू हैं, जो कि अभी जो NDA के एक महत्वपूर्ण अलाई हैं, जो मोदी जी के जो 3rd टर्म में के लिए एक सहयोगी पार्टनर है। इस तरीके से हम लोग ने नेशनल न्यूज़ को कवर अप किया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है अमेरिका का फेड। जो अमेरिका के जो नए फेड रिजर्व चेयर के रूप में केविन वास बन गए हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 2008 के क्राइसिस के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। और अमेरिका में जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रण करने के लिए और डॉलर का हेजेमनी को भी बना के रखने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को लेके आ गया है, जिनका नाम है
केविन वॉस। जानते हैं कि अमेरिका में जब इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होता है तो उसका इफ़ेक्ट पूरे दुनिया में पड़ता है, क्योंकि हर एक कंट्री डॉलर के साथ जुड़े हुए हैं, और जैसे ही फेड रेट ऊपर नीचे करता है तो डॉलर का मार्केट में उपलब्धता कम और ज़्यादा होता है, तो उसके कारण पूरा दुनिया में उसका इफेक्ट होता है, और उसके इसी डॉलर को कंट्रोल करके पूरा अमेरिका दुनिया में राज करता है। अगर फेडरल रिजर्व जैसे कि वहाँ का केंद्रीय बैंक है, अगर भारत के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम लोग का सेंट्रल बैंक है, तो वो 1933 में हुई थी, और इसका मुख्यालय वो वाशिंगटन डीसी में है। अगला जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे देश में अगर देखा जाए तो एक कॉमन थीम चल रहा है कि जो सोशल मीडिया है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो 16 साल से कम उम्र के लोगों को मलेशिया ने भी बैन कर दिया है। हम लोग को देखे थे, ऑस्ट्रेलिया में देखे थे बैन हो गया है, इटली भी बैन करने का सोच रहा है। हम लोग भी भारत वाले कैसे करके निर्णय लेंगे पता नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कि जब तक स्कूलिंग चल रहा है तब तक जितने भी ऐप हैं उनको बच्चों से दूर ही रखना चाहिए। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है हम लोग का ब्रह्मोस। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा हुआ है वो है हमारे जो ब्रह्मोस ने जिस तरह से कारनामा किया है, दुनिया के बहुत सारे कंट्री इसको ख़रीदना चाहते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो वियतनाम भी ब्रह्मोस के लिए ख़रीदने के लिए समझौता में साइन कर लिया है, और हम लोग इंडोनेशिया भी अंतिम वार्ता में है कि इंडोनेशिया भी खरीदना चाहता है। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है जिसको रूस और भारत ने मिल के बनाया है, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा और वहाँ के रिवर के रूप में है ये ब्रह्मोस। तो सबसे पहला जो खरीदार बना था ब्रह्मोस का वो वियतनाम के साथ हम लोग ने समझौता किया है, और फिलीपींस ने सबसे पहले हम लोग से ब्रह्मोस खरीदा था 2022 में। तो बहुत सारे जो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री है ब्रह्मोस को लेना चाहते हैं, और हम लोग बेचना भी चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस भारत और रूस से मिलके बना हुआ है, और भारत रूस और चीन का ट्रायंगल देखा जाए तो चीन को भी हम लोग को कंट्रोल करके रखना है। इवन रशिया भी चाहता है कंट्रोल करके रखें, इतना भी बड़ा नहीं करना चाहता। तो ये ब्रह्मोस डिप्लोमेसी बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़बरदस्त है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है खलीलुर रहमान बने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष। तो हर साल एक अध्यक्ष बनता है, अभी हम लोग को सितंबर में देखेंगे संयुक्त राज्य के यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली स्टार्ट होगा, तो इसके लिए जो है खलीलुर रहमान बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। तो ये ठीक है। और अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष का चुनाव हर एक साल में होता है, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन में दो चीज़ और चुना जाता है। ये एक होता है यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्य, एक होता है स्थायी सदस्य। तो यहाँ पे देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इससे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि न्यूयॉर्क शहर में हुआ है, तो उसके अध्यक्ष चुने गए थे। तो वैसे हर 2 साल के लिए 5 या फिर टोटल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, लेकिन 1 साल में 5 नए सदस्य घोषित होते हैं, 5 छूट जाते हैं इस तरह से। तो 5 नए अस्थायी सदस्य का चयन किया गया है, ठीक है। इसमें 5 में से कौन कौन सा देश है तो आपको पता होगा, ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप में है, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनाद एंड टोबैगो जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे, और जिम्बाब्वे। ये अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं, ठीक। जो 5 जो स्थायी सदस्य होते हैं जिसके पास वीटो पावर भी होता है, तो आपको वो भी पता रहना चाहिए वो कौन कौन से 5 देश हैं। वो है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस,
और ब्रिटेन। जनरली ये 5 देश वैसे देश हैं जो विश्व विजेता थे वर्ल्ड वॉर 2 में। ठीक है, अगला, मोदी जी अभी जून में 3 देश के यात्रा के लिए गए थे। 3 देश के यात्रा के लिए गए थे। वो 3 देश कौन कौन सा था? एक तो सेशेल्स गए थे, दूसरा फ्रांस गए थे और तीसरा गए थे स्लोवाकिया। तो जो स्लोवाकिया के जो हाईएस्ट है पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस, उनसे वे सम्मानित किए गए हैं। तो अगर इस तरह से देखें तो नरेंद्र मोदी जी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लीडर हैं जिनको बहुत सारे देशों ने अपने जो सर्वोच्च नागरिक अवार्ड मिला गया है। ठीक, अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख सकते हैं वो है हांग स्योंग शुंग दक्षिण कोरिया के अगले प्रधानमंत्री बनी है और इन्होंने एज पहले लघु और मध्यम उद्यम और स्टार्टअप के मंत्री थे। और एक इस तरह से देखा जाए तो साउथ कोरिया एक लीडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री बन रहा है एआई के एज में। तो यहाँ पे बस आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है ना। साउथ कोरिया की राजधानी जो है सियोल है। ठीक, अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में से एक है जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो पहले ट्रिलियनियर भी बन गए हैं। तो ये कैसे बने? क्योंकि ट्रिलियनियर बने कैसे बने? इन्होंने एक अपना कंपनी है जिसको बोलते हैं स्पेस एक्स का उन्होंने आईपीओ लेके आया और उसके आईपीओ में लगभग 1.77 ट्रिलियन का जो मूल्यांकन किया गया और उसके कारण ही उन्होंने उनका जो हिस्सेदारी के कारण ये $1 ट्रिलियन के पहले व्यक्ति बने। तो स्पेस एक्स वो कंपनी है जो लोगों को धरती से मून तक और मार्स तक ले जाने का ड्रीम दिखाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये इम्पोर्टेंट बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ पे है? ब्रिक्स कंट्री के द्वारा बनाया गया है। तो ब्रिक्स एक इमर्जिंग इकोनॉमी के 5 इम्पोर्टेंट कंट्री थे पहले, जिसमें ब्राज़ील था, रशिया था, भारत था, चाइना था, साउथ अफ्रीका था। तो हम लोग देख रहे थे कि जो फाइनेंसिंग का मैकेनिज़्म होता है या तो फिर वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ रहता है, लेकिन डेवलप कंट्री, ये डेवलप कंट्री के हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री के अपने खुद के कुछ शर्त रहती हैं, उसके लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो जब न्यू दिल्ली का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2012 में, ठीक है, 2012 में जब न्यू दिल्ली का समिट था तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रस्ताव किए थे जो कि 2014 में हस्ताक्षर किया और 2015 से न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टार्ट हो गया है। आपको पता रहना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? संघाई में है। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो लगभग 10 देश बन चुके हैं ब्रिक्स के कंट्री के। पहले 5 थे, उसके बाद आपका यूएई हो गया है, मिस्र हो गया है। ठीक है, इस तरह से 10 कंट्री हो चुके हैं। एक जोनाथन दुनिया का सबसे वृद्ध ज्ञात स्थलीय जीव बन गया है। तो सबसे ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हमको बना था तो जोनाथन है। जोनाथन एक कछुआ का नाम है, ठीक है ना, ये बना है। IEA इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने ईरान के परमाणु बम का निरीक्षण का संकेत दिया है। तो मोस्टली जो लड़ाई, जो युद्ध हो रहा है इजराइल और ईरान का, वो यही है कि ईरान ने कह रहा है कि इजराइल को लगता है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम बना दिया है, तो उसके रहने के लिए खतरा हो जाता है। तो इसके लिए जो है बहुत सारे बातचीत चल रहा था, ठीक है। UN के 5 मेंबर्स मिलके भी ईरान के साथ समझौता कर रहे थे, लेकिन चीज़ें नहीं बनी और परमाणु जो कार्यक्रम है ईरान जारी रखा। तो उस जगह को तोड़फोड़ करना शुरू किए थे इजराइल ने। तो उस सब जगह पे परमाणु है या नहीं है उसको निगरानी के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है,
ठीक है, वो देख रेख करता है। तो कुछ जगह है हमको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि फोडोस, नतांज, इस्फहान, ये एरिया है जहाँ पे परमाणु सुविधा रखा है, और यही जगह है जहाँ पे ईरान ने और अमेरिका ने बम्बार्डे भी किया है। ठीक है, एक यूरोपियन यूनियन भी पैक्स सिलिका पहल में शामिल हुआ। तो पैक्स सिलिका क्या है कि अमेरिका क्या करना चाहता है, इंडस्ट्रियल 4.0 जो है, जिसमें एआई, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मेटल, उनको तकनीकी को संरक्षण करके रहना चाहता है और उसमें एक्सपर्टीज लेके आना चाहता है, क्योंकि चाइना बहुत आगे तक चले गया है और रेयर अर्थ और सिलिकॉन के क्षेत्र में चाइना ने एक तरह से मोनोपोली करके रखा है। तो अमेरिका ने पैक्स सिलिका एक पहल स्टार्ट की, जिसमें क्या होगा कि अभी जो एआई हो गया, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी को कैसे करके रेगुलेट करेगा उसके लिए ये, और कैसे करके सहयोग करेंगे उसके लिए ये बनाया गया है। और इसमें अब यूरोपियन यूनियन भी जुड़ गया। गुड थिंग इज कि भारत भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो मौजूदा अगर देखा जाए अमेरिका में, तो हमारा प्यारा भारत भी जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस, फिनलैंड के साथ साथ ये चीज़ किया गया। ये तरह से एक टेक्नोलॉजी जो इम्पोर्टेंट होता है जियोपॉलिटिक्स के लिए, इकोनॉमिक पहल के लिए, ठीक है ना, ये अमेरिका का इनिशिएटिव है। फिर से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बदलते जा रहे हैं। ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। स्पेस एक्स जिसकी बात कर रहे थे, जिसके कारण इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियन बने थे, तो वो अब क्या हो गया है कि ये जो स्पेस एक्स है, ठीक है ना, जो रॉकेट लॉन्चिंग करता है, लोगों को मून में ले जाने का सपना दिखाए हैं। ठीक है, तो ये जो कंपनी है दुनिया का 5वां मूल्यवान कंपनी बन गया है। तो जैसे कि हमको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एप्पल, अल्फ़ाबेट के बाद ये 5वां बड़ी कंपनी बन गई है। अब लास्ट हम लोग देखते हैं कुछ राज्य के इम्पोर्टेंट पहल जो एसएससी एग्ज़ाम हो गया या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसको फास्ट करेंगे। तो आंध्र प्रदेश में प्रत्यक्ष कृषि विपणन के लिए फार्म टू होम मॉडल शुरू किया गया है। तो क्या है कि फार्मर से लेके मार्केट तक के लिए कनेक्टिविटी करने का एक मॉडल बनाया है। ठीक है ना, और ये स्टार्ट किया है, आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है, ताकि किसानों को उसका मूल्य मिले। थोड़ा सा बिचौलियाँ हैं जो है बीच के एजेंट हैं, वो वहाँ पे इनके वैल्यूएशन को ना खाएं, साथ ही साथ वैल्यू एडिशन करके लोगों तक पहुँचा सके। तो इंटीग्रेटेड अभियान आंध्र प्रदेश में लेके आया है। और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं, और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नाजिर हैं, और साथ ही साथ जो राजधानी है आंध्र प्रदेश की वो कौन है, अमरावती है। दूसरा इम्पोर्टेंट है, सिक्किम अब 5वां पूर्ण राज्य साक्षर राज्य बन गया है। अगर देखा जाए तो एक उल्लास स्कीम है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये घोषित कर रहा है कि कौन राज्य साक्षर हो चुके हैं। तो कंप्लीट, तो 5वां नंबर में सिक्किम बना है। तो इससे पहले जो पहला राज्य जो पूर्ण साक्षर बना था इसके थ्रू, वो था मिजोरम था। उसके बाद त्रिपुरा, गोवा, केरला बन चुके हैं, फुल्ली लिटरेट स्टेट बन गए हैं। तो सिक्किम को अगर देखा जाए तो भारत का 22वां राज्य बना था, और ये 1975 में शामिल हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे। सिक्किम की राजधानी आपको पता होगा, ये गंगटोक है। अगर देखा जाए तो केरल 1991 में भारत का पूर्ण राज्य साक्षर राज्य बन चुका था। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना स्टार्ट किया है। अन्नपूर्णा योजना के थ्रू क्या है कि हर महिला को जो कि इकोनॉमिक बैकवर्ड है, और उसके एम्पावरमेंट के लिए 3,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, डीबीटी के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरिक्षण के द्वारा। तो ये पश्चिम बंगाल के जो अभी गवर्नर हैं वो कौन है, सीवी आनंद बोस हैं, सीवी आनंद बोस हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रोजेक्ट जीरो क्या है कि करप्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा होते जा रहा है। तो करप्शन के लिए लड़ाई करने के लिए जो केरल सरकार ने प्रोजेक्ट जीरो स्टार्ट किया है करप्शन को ख़त्म करने के लिए। अगला देखते हैं, असम राज्य ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू के लिए विधायक बिल पारित किया गया है। तो इस तरह से देखें कि अभी जो बीजेपी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैसेज है अपने मैनिफेस्टो के थ्रू कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लागू करना चाहते हैं पूरे देश में। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे अलग अलग स्टेट अभी लागू कर रहे हैं। तो इसी पहल में अगर देखा जाए तो समान नागरिक कानून हमको पता है, ये एक तरह से सिविल जो है लॉ है, कैसे करके जैसे कि आपका विवाह हो गया, तलाक हो गया, उत्तराधिकार हो गया, लिविंग रिलेशन के संबंध में नागरिक कानून है, और बहु विवाह व्यवस्था है वैसे उसको प्रतिबंध करता है, उससे पहले आपको बताना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो असम, उत्तराखंड, गुजरात के बाद यूसीसी विधेयक पारित करने वाला ये तीसरा राज्य बन गया है। गोवा में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड के जैसे एक व्यवस्था है। अगला देखते हैं कि कांग्रेस का आपका 2020 एक विचारधारा था जिसमें दो मुख्यमंत्री को देनेंगे बोले थे, ठीक है ना। तो डी के शिव कुमार कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं, ठीक है। आला कमान ने नेतृत्व बदलने की बात की है, और डी के शिव कुमार जो कि संगठन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कार्य किए थे वो बने हैं। उसी के साथ ही जो उसके जो पूर्व जो मंत्री थे सिद्धारमैया, वो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी में पहुंच गए हैं। अगला जो है मिशन सेनेहजोरी, असम सरकार ने मूंगा रेशम को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। तो अगर सिल्क अलग अलग टाइप का होता है, तो एक होता है मूंगा सिल्क, उसमें लगभग 80-90% जो हिस्सेदारी एक्सपोर्ट का वो असम का ही है। तो उसको और प्रमोट करने के लिए एक मिशन लेके आया गया है। उस मिशन का नाम है मिशन सेनेहजोरी असम, ठीक है। और मूंगा रेशम भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त रेशम भी है, तो इसको जीआई टैग भी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है जो पश्चिम बंगाल में चेंज होने के बाद एक जो था आयुष्मान भारत, जो PMJY, ठीक है, आयुष्मान भारत वहाँ पे भी अब लागू हो गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा स्टार्ट किया गया है। तो प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश का किससे संबंधित है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ठीक है ना। लोगों को रोजगार मिलाया गया और डिजिटल डिवाइड जो है उसको कम करने के लिए बनाया गया है। ओडिशा सरकार ने बहुत इम्पोर्टेंट घोषणा किया है कि KG से लेके PG तक, किंडरगार्टन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी विद्यार्थी सरकारी इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे उसको निःशुल्क कर दिया है। इससे लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को फायदा होगा। वैसे ही महाराष्ट्र ने एक प्रोजेक्ट उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना को मंजूरी दी गई है। ये साइक्लोट्रॉन जो है एक तरह से कैंसर को कैसे करके नापते हैं, उसके लिए ये रेडियोग्राफिक आइसोटोप बनाते हैं, तो उसके लिए है इम्पोर्टेंट है, जो कि नागपुर में ये परियोजना लागू किया गया है। अगला देखते हैं, आदिलाबाद में बुद्ध के परिनिर्माण के संबंध में दुर्लभ 4 फलक स्तंभ की खोज की गई थी। तो तेलंगाना के आदिलाबाद में बुद्ध के परिनिर्माण, जहाँ पे जो मृत्यु के बाद जो मुक्ति के बाद की अंतिम मुक्ति, मृत्यु के बाद अंतिम मुक्ति, जिसको परिनिर्माण के चित्रित 4 स्तंभ मिले हैं, जो कि एक तरह से दुर्लभ दिखाई देता है और ये बताता है कि क्या कनेक्टिविटी थी हमारे उतने टाइम में, ठीक। तो इसके बारे में बताया जाता है, तो ये एक तरह से हम लोग को मिला है। नेक्स्ट, GI टैग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और त्रिपुरा के पारंपरिक
सरिदा को भौगोलिक सांकेतिक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग प्राप्त हुआ है। तो ये एक तरह से यंत्र है जो जनजाति समुदाय अपने कार्यक्रम में बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने करेंट अफेयर का इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें राष्ट्र, नेशनल, इंटरनेशनल और राज्य के करेंट अफेयर देखने की कोशिश की जुलाई का। अगले खंड में जो बचे हुए हैं, अर्थव्यवस्था हो गया, स्पोर्ट्स के और विविध आर्ट एंड कल्चर के, हम लोग करेंट अफेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।